दोस्तों एक बार फिर से आपका नीट स्टडी में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग SKMU सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का लास्ट वीडियो देखेंगे। यदि आप लोगों का डिमांड रहा तो सेकंड पार्ट भी आएगा। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का महा मैराथन वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेदों की संख्या है। तो वेद मुख्यतः 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है। जो अथर्ववेद है इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इन सभी का वर्णन मिलता है। तो वेद मुख्यतः 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है किस ग्रंथ में 64 लिपियों का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ललित विस्तार। किस ग्रंथ में 64 लिपियों का वर्णन मिलता है? ललित विस्तार। ललित विस्तार के 10वें अध्याय में महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने 64 लिपियों की शिक्षा दी है। तो 64 लिपियों का वर्णन किसमें मिलता है? ललित विस्तार में। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है सबसे प्राचीन दर्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य। सांख्य सबसे प्राचीन दर्शन है और जो सांख्य के प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि कपिल को माना जाता है। तो दोनों बातों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। सांख्य सबसे प्राचीन दर्शन है और इसके जो प्रवर्तक हैं, जो रचनाकार हैं, महर्षि कपिल है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है अष्टांग संग्रह के रचनाकार कौन है? अष्टांग संग्रह के रचनाकार कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? वाग्भट। ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है। देखिए यहाँ पर वान भट्ट आपको लगेगा, लेकिन वान भट्ट दूसरा है और वाग्भट दूसरा है। वान भट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र और कादम्बरी जैसे प्रमुख रचनाएं की गई है। लेकिन यदि पूछा जाए कि अष्टांग संग्रह के रचनाकार कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा वाग्भट। तो दोनों को ध्यान में रख लेना है। यदि वान भट्ट और वाग्भट दोनों ऑप्शन में दिया हुआ रहे और यदि पूछा जाए कि अष्टांग संग्रह के रचनाकार कौन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाग्भट। आगे हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई की जाने वाले स्थल का नाम बताएं। तो यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल का खनन या खुदाई हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा स्थल था इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम की साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई की जाने वाला स्थल का क्या नाम है? तो हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न हमारा है अष्टाध्यायी के लेखक का नाम बताइए, यानी अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि पाणिनि। इन्हें संस्कृत का पिता भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है उलगुलान के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संथाल हुल के 2 प्रमुख नेताओं के नाम लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू मुर्मू और दूसरा कान्हू मुर्मू। यानी संथाल हुल के 2 प्रमुख नेता कौन थे? पहला सिद्धू मुर्मू और दूसरा कान्हू मुर्मू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न हमारा है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 अनुच्छेद 51A। यानी कि संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है, यह वर्णन मिलता है। इसको देख लीजिए। 6ठा प्रश्न हमारा है गायत्री मंत्र मूलतः किस वेद में है? यानी कि गायत्री मंत्र का उल्लेख मूलतः किस वेद में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और जो गायत्री मंत्र के रचनाकार थे वे थे विश्वामित्र। विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार थे। तो ध्यान देते जाइएगा और सुनते जाइएगा और हो सके तो इसको नोट करते जाइएगा। 7वां प्रश्न हमारा है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। सिंगापुर में 1942 ईस्वी में मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। यानी कि जो आज़ाद हिंद फौज था इसकी स्थापना सर्वप्रथम मोहन सिंह ने 1942 ईस्वी में सिंगापुर में किया था। अगला देखते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न हमारा है पवनार आश्रम की सामाजिक कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है। फिर से पढ़ देते हैं। पवनार आश्रम किस सामाजिक कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। आपको कहीं कहीं कुछ गलती दिखेगा, लेकिन आपको प्रश्न को समझ लेना है। पवनार आश्रम के सामाजिक कार्यकर्ता कौन थे? तो विनोबा भावे। अगला देखते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न है 1857 के शहीद जय मंगल पांडे झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग के खीर गांव से। यानी कि जो शहीद जय मंगल पांडे थे, ठीक है, वे झारखंड के हजारीबाग के खीर गांव से थे। अगला देखते हैं हम लोग। 10 नंबर का प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जो भारत की खोज थी, भारत की खोज नामक जो पुस्तक लिखा था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। इसे इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। या ऐसा भी प्रश्न आ सकता है भारत की खोज किसने लिखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों को ध्यान में रखिएगा। 11 नंबर का प्रश्न है मालिका अग्निमित्रम के लेखक का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। और इसके अलावे अग्निमित्र के नाटक कौन है? इस तरह से भी प्रश्न आता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा कालिदास। अगला देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है भारत किस महादेश में स्थित है? तो यह लगभग सभी को पता होगा, एशिया महादेश में। भारत किस महादेश में स्थित है? एशिया महादेश में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 13 नंबर का प्रश्न है सबसे पुराना वेद का नाम बताएं। सबसे पुराना वेद का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला देखते हैं।
तो प्रश्न पर आपको कहीं कहीं गलती दिखेगा, लेकिन आपको प्रश्न को समझ लेना है क्योंकि टाइपिंग में जल्दी में मिस्टेक हो गया है। तो गांधी जी का सत्य के साथ मेरा प्रयोग मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? गुजराती भाषा में। यह गांधी जी का आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर का प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जात्रा टाना भगत। इन्होंने 1914 ईस्वी में जात्रा टाना भगत आंदोलन किया था। तो इसको देख लीजिएगा, टाना भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? जात्रा टाना भगत। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 16 नंबर का प्रश्न है, उलगुलान के मुख्य नेता का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। उलगुलान के प्रमुख नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। जो उलगुलान विद्रोह हुआ था 1 अक्टूबर 1994 को झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अध्याय में सूचीबद्ध है? तो जो मौलिक अधिकार हमारे पास 6 है, तो वह संविधान के किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है, उसका किस में वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन मिलता है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 18 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? फिर से समझ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यह त्रिभुजाकार में फैला हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह क्या था? लोथल था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 20 नंबर का प्रश्न है, वैदिक सभ्यता थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण। और यदि पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो नगरीय। दोनों को ध्यान में रखिएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 नंबर का प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, जो भी अभी मतलब मैं बताऊंगा। देखते हैं हम लोग प्रश्न को, भारत के मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियां। इसके अलावा आपके मतलब जो एग्जाम होगा इसमें से तो तीनों जो प्रश्न आपको दिख रहा है इसमें से एक प्रश्न रहने वाला है। तो इसको अभी समझते हैं। जो भारत का मूल संविधान था, यानी कि जिस टाइम संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी जब बना था संविधान उस समय। और अब वर्तमान की बात करें, यानी कि इस समय वर्तमान में जो भारत का संविधान है इसमें 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इससे आपका एक प्रश्न बनेगा, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी अपने आप प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 24वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसी से आपका एक प्रश्न आएगा एग्जाम में। तो चौथा प्रश्न क्या है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। या पूछा जाएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। तो यहाँ 3 पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, इससे आपका एक पॉइंट एकदम एग्जाम में आएगा। तो पहला पॉइंट है प्रथम तीर्थंकर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ देव, यही जैन धर्म के संस्थापक थे। दूसरा है 23वें तीर्थंकर, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जबकि जो 24वें तीर्थंकर थे या अंतिम जो तीर्थंकर थे वे महावीर थे। तो इन्हीं तीनों पॉइंटों से एक प्रश्न आपका आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो जो आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 और 26 दिख रहा है, दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है। 25 नंबर का प्रश्न है, महावीर का वास्तविक नाम क्या था? यानी कि महावीर को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्धमान। मैं यहाँ एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, यहाँ पर वीर लगा है, महावीर में क्या लगा है? वीर, तो वीर से होता है वर्धमान। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, वीर से वर्धमान, यानी कि महावीर का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। यानी कि पूछा जाएगा कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था या बुद्ध के वास्तविक नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27 नंबर का प्रश्न है, हीनयान का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से आपका एक प्रश्न रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें मैंने दिया है आपको, एक भी प्रश्न आपको मतलब नहीं छोड़ना है, इसी से आपके एग्जाम में आने वाला है प्रश्न। 28 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। यानी कि जब बौद्ध साहित्य या बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था उस समय जितने भी ग्रंथ लिखे जा रहे थे सभी पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध धर्म में कुल 3 पिटक हैं, पिटकों की संख्या 3 है, पहला शुद्ध पिटक, दूसरा अधिधम पिटक और तीसरा विनय पिटक। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इससे भी आपका प्रश्न आ सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 29वां प्रश्न है, पार्श्वनाथ किस राज्य के राजकुमार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। जो पार्श्वनाथ है, ठीक है, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, तो ये किस राज्य के राजकुमार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगला देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है, वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। कितने हैं? वेद 4 हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है इसे सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसी ग्रंथ के मतलब ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। सामवेद है, इसे हमें भारतीय संगीत के
तो सामवेद से हमें भारतीय संगीत के बारे में जानकारी मिलता है, जैसे सारे गामा पाधी निशा, इसके बारे में जानकारी मिलता है। तो आपको पूछा जाए वेद कितने हैं, तो 4 है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, यानी कि सबसे पुराना वेद यही है, और जो सामवेद है इसमें भारतीय संगीत के बारे में जानकारी मिलता है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपको इन सभी एमसीक्यू प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ लेना है। इन्हीं सभी प्रश्नों में आपके एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद। देखो आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, केवल आपको प्रश्नों को सुनते जाना है, और यदि समय बचता है तो आपको उसको नोट भी कर लेना है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ से। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहेब। कानपुर में 1857 की विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? तो नाना साहेब ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है, झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, तो झांसी में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिपाही विद्रोह से, या सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। छठा प्रश्न है, भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय भारत के अंतिम मुगल बादशाह था। नेक्स्ट देखते हैं। सातवां प्रश्न है, नीलांबर और पीतांबर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू, झारखंड के। नेक्स्ट देखते हैं। आठवां प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1858 को। 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय में भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट देखते हैं। 10वां प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो बिहार। 11 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को कहां भेजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगून। 1857 की क्रांति के बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया था, वहीं उनकी मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस। 1857 का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना आजाद। मौलाना आजाद कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति का क्या प्रतीक था? तो इसका आंसर हो जाएगा रोटी और कमल का फूल। रोटी और कमल का फूल 1857 की क्रांति का प्रतीक था। नेक्स्ट देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे कौन थे? तो इसका आंसर होगा मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे, यानी पैदल सैनिक थे। इसके अलावा 1 नंबर वाले प्रश्न में यह आता है कि मंगल पांडे कौन थे, और यदि आपको कुछ भी पता नहीं तो आपको लिखना है मंगल पांडे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, इतना ही भी लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आपको इसको याद रखना है, इस तरह से भी प्रश्न बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 16 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुआ था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। सिंगापुर में 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, नेताजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? नेताजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी के भारतीयों ने नेताजी कहकर पुकारा था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रीडम आर्मी या मुक्त सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन के फ्री इंडिया सेंटर से फ्रीडम आर्मी या मुक्त सेना का गठन किया था। ठीक है, या इसके अलावा इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने किया था? तो इसका भी आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा। ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीडम आर्मी या मुक्त सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, और कुछ भी पता ना हो तो आपको लिखना है केवल 1920 ईस्वी, इतना भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न है, चोरी चोरा हत्याकांड कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हत्याकांड हुआ था। 23 नंबर का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जो यह हत्याकांड हुआ था उस समय अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर था, इन्होंने यह हत्याकांड करवाया था, और जिसका बदला आगे जाकर उधम सिंह ने, ठीक है, ब्रिटेन में जाकर, लंदन में जाकर उसे मार कर लिया था। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई थी, इसको ध्यान में रखिएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, भारत के पहले सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें फांसी दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। मात्र 18 वर्ष की उम्र में 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। 26 नंबर का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, गांधी जी। दांडी मार्च के साथ ही, दांडी मार्च जैसे ही खत्म होता है, ठीक है, नमक सत्याग्रह जैसे ही खत्म होता है वैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी, ध्यान में रखिएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यानी कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर या बीडी सावरकर, शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं बीडी सावरकर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 28 नंबर का प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो कुंवर सिंह था। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न है, 1857 में चर्बी के कारतूस के विरुद्ध पहली घटना कहाँ हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा बैरकपुर के सैनिक छावनी में। यह अफवाह फैल गया था कि वहाँ पर जो भी कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिला हुआ है। ठीक है, इस कारण से बहुत तेजी से यह अफवाह फैला था। तो 1857 में चर्बी कारतूस के विरुद्ध पहली घटना कहाँ हुई थी, तो बैरकपुर में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 30 नंबर का प्रश्न है, रौलट एक्ट कब पारित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी को। 1919 ईस्वी को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न है, हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी, हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजराती भाषा में। इसके अलावा सत्य के साथ मेरा प्रयोग भी गुजराती भाषा में लिखा गया था, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने लिखा था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, आजाद हिंद फौज में महिला ब्रिगेड का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। आजाद हिंद फौज में महिला ब्रिगेड का क्या नाम था, तो झांसी की रानी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था, इसका आंसर हो जाएगा मोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल के द्वारा। दोनों में से एक भी लिख दीजिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 35 नंबर का प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, पाकिस्तान शब्द की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द की अवधारणा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
38 नंबर का प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1943 को ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मना लिया था। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। इसके अलावा पूछा जाए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न है, पाकिस्तान को भारत से अलग करने की मांग किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को भारत से अलग करने की मांग की थी। ठीक है, तो यह 41 प्रश्न था, यही लास्ट प्रश्न था। इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर से पढ़ लीजिए, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पहला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को। देखो, आपने कहीं ना कहीं इन सभी प्रश्नों को सुना होगा। ठीक है, तो केवल आपको इसको सुनते जाना है, एक बार ध्यान में आ जाएगा, एग्जाम में आप अपने आप लिख लीजिएगा। प्रश्न क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2 नंबर का प्रश्न है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह सबको पता होगा, 26 जनवरी को। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? अथवा भारतीय संविधान में राज्यसभा के लिए कितने सीटें निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 250। 250 सीटें राज्यसभा के लिए निर्धारित की जाती है, जिसमें 12 सीटों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, चौथा प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवा प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। छठा प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सातवां प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत या अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय मत या अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, आठवां प्रश्न है, किन केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभा है? किन केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा है। नेक्स्ट देखते हैं, नौवां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप को कब अंगीकार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, यानी इसी दिन अंगीकार किया गया था। और यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 10वां प्रश्न है, किस आयोग ने संविधान सभा की अनुशंसा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। किस आयोग ने संविधान सभा की अनुशंसा की थी? कैबिनेट मिशन ने। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न है, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 299। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के सलाहकार थे। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद का अभिन्न नहीं है? A नंबर में है राज्यसभा, B नंबर में है लोकसभा, C नंबर में है राष्ट्रपति और D नंबर में है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये सभी संसद के अंग हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय या उपराष्ट्रपति, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उपराष्ट्रपति संसद के अभिन्न नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर का प्रश्न है, कौन सा देश संसदीय व्यवस्था का जननी माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। कौन सा देश संसदीय व्यवस्था का जननी माना जाता है? ब्रिटेन। इसके अलावा इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, हमारे देश के संविधान में किस देश से संसदीय व्यवस्था को लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट देखते हैं
16 नंबर का प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग भारत एवं उसके भू क्षेत्र से संबंधित है? तो इस प्रश्न को मैंने पहले भी बताया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 17 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा GV मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषणा करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। नेक्स्ट देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का शिल्पकार भी माना जाता है। ठीक है, यही संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं। 20वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आत्महत्या को दंडनीय अपराध माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 धारा 309 IPCS के तहत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वह दंडनीय अपराध होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। नेक्स्ट देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमारे देश के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ये मैंने पहले भी बताया था, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट देखते हैं। 25वां प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा। नेक्स्ट देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 27 नंबर का प्रश्न है, संसद के किस सदन में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। संसद के किस सदन में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। नेक्स्ट देखते हैं। 28वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें से केवल संसद के द्वारा संशोधन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। 29वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। 30वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत यदि किसी राज्य में वहाँ शासन अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा हुआ था, जिसे 2019 में मतलब हटा दिया गया। उत्तर के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था? तो जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 360। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। किस प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 34 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन अधिनियम। 1976 के 22वां संविधान संशोधन अधिनियम को संविधान का लघु संविधान माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 35 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता का वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ आपको ध्यान देना है, विधि के समझ समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, वहीं विधि के समझ संरक्षण का वाक्यांश अमेरिका से लिया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 36 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंध रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 37 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के बैठक को एक साथ बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 39 नंबर का प्रश्न है,
संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 1976 के 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 40 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय एवं आत्मा है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा माना है। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न इस तरह भी आ सकता है, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे के चिड़िया के समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू देश के प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 42 नंबर का प्रश्न है, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 43 नंबर का प्रश्न है, सरकारिया आयोग संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य संबंध से, यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से संबंधित है। ठीक है, तो सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि अनुच्छेद 19 में बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति बोल सकता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 40 नंबर का प्रश्न है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यों का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल। और यदि पूछा जाए कि देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राज्य के लिए पूछा जाएगा तो राज्यपाल और देश के लिए पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान की किस अनुसूची से दल बदल कानून संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 47वां प्रश्न है, मूल संरचना का सिद्धांत दिए गए किस केस से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस से। मूल संरचना सिद्धांत किससे संबंधित है? तो केशवानंद भारती केस से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 48 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में दिए गए अनुच्छेदों में से कौन सा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226। तो जो भी आपको यहाँ प्रश्न दिख रहा था, ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, इसलिए मैंने इतने सारे प्रश्नों को लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 226। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 49 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा द्वारा भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक रोक सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। लोकसभा द्वारा भेजे गए प्रत्याशी या धन विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिनों तक। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति एक विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रख सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉकेट वीटो द्वारा। पॉकेट वीटो द्वारा भारत का राष्ट्रपति एक विधेयक को जब चाहे तब तक रख सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अवकाश प्राप्त करने की उम्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। बढ़िया से समझो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कितने वर्षों तक नौकरी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। 65 वर्ष के बाद वह रिटायर दे देगा, यानी कि वह अवकाश प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 52 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा लिखित परामर्श से करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल से। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस परामर्श से करते हैं? तो संघीय मंत्रिमंडल से। ठीक है, यूनियन कैबिनेट से। तो ये सभी भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। भले ही मैंने यहाँ 50 प्रश्न दिया है और इन्हीं 50 प्रश्नों से आपका 5 प्रश्न एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो यदि आपको 5 प्रश्न चाहिए तो इतना मेहनत तो बनता है। इन सभी 50 प्रश्नों को देख लीजिए, एग्जाम में इसी के अंदर से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। पहला प्रश्न है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय? संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 22 जनवरी 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया था। देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। बी नंबर का प्रश्न है, विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? किन मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में आता है, जिसमें अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 20 और 21।
सी नंबर का प्रश्न है आर्टिकल 36 to 51 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिलेटेड टू विच ऑफ सब्जेक्ट। हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 किस विषय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। डी नंबर का प्रश्न है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च सदन। इसके अलावा उच्च सदन को विशेषज्ञ सदन या अस्थायी सदन आदि नामों से भी जाना जाता है। ई नंबर का प्रश्न है वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविटीज्म ऑरिजिनेट। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप को कब अंगीकार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप को कब अंगीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन यदि पूछा जाए कि संविधान कब लागू किया गया था, तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। अंगीकार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो यह पहला प्रश्न था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, देख रहे हैं कि नहीं? ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको देना होगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, या जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए तो इसको देख लीजिए। ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है किस आयोग ने संविधान सभा की अनुशंसा की थी? तीसरा प्रश्न है किस आयोग ने संविधान सभा की अनुशंसा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चौथा प्रश्न है भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 299। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299। नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? पहला है दोहरा शासन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है निष्पक्ष न्यायपालिका। तीसरा है केंद्रीकृत शक्तियाँ और चौथा है नन ऑफ देज, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। ठीक है, बाकी आपका इस तरह से प्रश्न नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें दिया हुआ था इसलिए मैंने बता दिया। अगला देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव। ठीक है, इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है। ठीक है, तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न हमारा है स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू किया गया था? स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो यह सबको पता होगा। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न हमारा है किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार माना जाता है? किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का शिल्पकार माना जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का शिल्पकार माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, 9 नंबर का प्रश्न। 9वां प्रश्न हमारा है निम्नांकित में कौन भारतीय संसद का अभिन्न नहीं है? निम्नांकित में कौन भारतीय संसद का अभिन्न नहीं है? पहला राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा राष्ट्रपति और डी नंबर में है सर्वोच्च न्यायालय। तो देखो जो भारतीय संसद है, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति इसके अंतर्गत आता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और इसके अलावा उपराष्ट्रपति भी संसद के अंदर नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10वां प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न है कौन सा देश संसदीय व्यवस्था का जननी माना जाता है? कौन सा देश संसदीय व्यवस्था का जननी माना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। या ऐसा भी पूछा जा सकता है किस देश से संसदीय प्रणाली को भारतीय संविधान में लिया गया है? तो ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 नंबर का प्रश्न। 11वां प्रश्न हमारा है संविधान का कौन सा भाग भारत एवं उसके भूक्षेत्र से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग भारत एवं उसके भूक्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा
पार्ट 1 यानी कि मतलब भाग 1, ठीक है। भाग 1 संविधान का भाग 1 भारत एवं उसके भू क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जी.भी. मावलंकर, ठीक है, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 13 नंबर का प्रश्न हमारा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषणा करता है कि इंडिया भारत राज्यों का एक संघ होगा? इंडिया या भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 यह कहता है कि इंडिया यानी कि जो भारत है वह राज्यों का संघ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया है? तो देखो जो शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो हमें दिया गया है यह मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो किस संशोधन के अंतर्गत मतलब इसे शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 46वां संशोधन, 2002 का 46वें संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे हमारा है 15 नंबर का प्रश्न, ठीक है। 15वां प्रश्न क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आत्महत्या को दंडनीय अपराध माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 यानी कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है, ठीक है, तो अनुच्छेद 21 के तहत वह दंडनीय अपराध है, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। 16वां प्रश्न हमारा है, निम्नांकित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसे यदि इस तरह से प्रश्न भी आएगा ना तो आप उसे आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखो समता का अधिकार मौलिक अधिकार में अंतर्गत आता है, यानी कि हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो समता का अधिकार मौलिक अधिकार में आता है, ठीक है, यानी कि समानता का अधिकार। दूसरा है शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा की भी अधिकार हमें प्राप्त है। तीसरा है संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार नहीं प्राप्त है, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, पहले अधिकार में था लेकिन अब हटा दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। 17वां देखते हैं हम लोग। 17 नंबर का प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार हमें देता है, ठीक है, यानी कि उनमें संशोधन की प्रक्रिया का मतलब हमें अधिकार देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यह था हमारा 18 नंबर का प्रश्न, ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न हमारा है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो यह सबको पता होगा, आयरलैंड से, ठीक है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यह आयरलैंड से लिया गया, यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न हमारा है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 12। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 20वां प्रश्न हमारा है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष, ठीक है। या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक है। देखते हैं आगे हम लोग 21 नंबर का प्रश्न हमारा है, भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्या होगा? राज्यसभा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 नंबर का प्रश्न। 22वां प्रश्न हमारा है, संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी से, यानी कि जर्मनी के संविधान से आपातकाल के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न है, संसद के किस सदन में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं? संसद के किस सदन में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा लोकसभा दोनों, ठीक है। दोनों के मतलब जो है ना, दोनों में संविधान संशोधन के प्रक्रिया को शामिल किया जा सकता है, ठीक है, या किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न हमारा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368, ठीक है। अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है।
और केवल संसद ही इस संशोधन की प्रक्रिया को कर सकता है। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न। 25वां प्रश्न हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रीय आपात यानी कि पूरे देश में आपात की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 26 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में, ठीक है, राज्य में यानी कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो कौन लागू कर सकता है? तो अनुच्छेद 356 कहता है कि यदि किसी भी राज्य में कोई मतलब ऐसी स्थिति हो जाता है कि वहां पर मतलब कानून व्यवस्था को नहीं चलाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था? तो यह आपको पता होगा, जो 370 का धारा था, ठीक है, यह जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। तो जम्मू कश्मीर को ही विशेष दर्जा का अधिकार प्राप्त था, ठीक है, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। ठीक है, 2019 में हटाया गया था। इसको भी ध्यान में आप रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर को 370 का विशेष दर्जा प्राप्त था। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न। 28 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो देखो, वित्तीय आपात मतलब जो आर्थिक नुकसान होता है, ठीक है, यानी कि आर्थिक संकट आ जाता है तो उसमें आपात की घोषणा की जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 360 कहता है। ठीक है, 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 29 नंबर का हमारा प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, किस प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। किस प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 30 नंबर का प्रश्न। 30वां प्रश्न हमारा है, संविधान की किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान। ठीक है, 1976 के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी छोटा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 31 नंबर का हमारा प्रश्न है, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 30। तो देखो, जितने भी स्टूडेंट एमडीसी पेपर रखे हैं, ठीक है, एमडीसी पेपर रखे हैं, आपको सेम इसी तरह से पढ़ना है, यही सभी आपके एग्जाम में आएगा। तो जो भी पॉलिटिकल साइंस एमडीसी रखे हैं, ठीक है, आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। बाकी सभी स्टूडेंट को देखना है वीडियो। ठीक है, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? तो 30 है। इसका आंसर क्या होगा? 30 अनुच्छेद। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 32 नंबर का प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को कब अंगीकार किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को अंगीकार किया गया था, यानी लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में क्या मानवाधिकार का उल्लंघन है? एक नंबर में है बंधुआ मजदूरी, बी नंबर में मानव का द्व्यापार या दुर्व्यापार होना चाहिए। ठीक है, तीसरा में है छुआछूत और डी में है इसमें से सभी। तो मानवाधिकार का उल्लंघन क्या है? इसमें से सभी है। ठीक है, छुआछूत भी है, मानव का दुर्व्यापार भी है और बंधुआ मजदूरी भी है। मतलब मजदूरी का मतलब है मजदूरी बहुत ही कम देना। ठीक है, तो ये सभी मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 34 नंबर का प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव श्रम के दुर्व्यापार से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखो, इस प्रश्न का जो आंसर है, ठीक है, इसको आपको खुद से ढूंढना है। इस प्रश्न का आंसर आपको खुद से ढूंढना है और कमेंट करके बताना है कि भारत का कौन सा अनुच्छेद मानव श्रम के दुर्व्यापार एवं दुर्व्यापार से संरक्षण प्रदान करता है लोगों को। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद बताना है, तो कमेंट में करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। 35 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम मानवाधिकारों को 3 जनरेशंस में किसने वर्गीकृत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कारेल वासक ने। ठीक है, मानवाधिकारों के 3 जनरेशंस में किसने वर्गीकृत किया? तो कारेल वासक ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कारेल वासक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 36 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 19
1993 को, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 37 नंबर का प्रश्न हमारा है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगनाथ मिश्र, ठीक है, या रंगनाथ मिश्रा। इसके अलावा पूछा जाए कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 38 नंबर का हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व किस क्रांति से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व किस क्रांति से जुड़ा है? तो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 39 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और मतलब आपको ध्यान में देना है, क्या देना है? मलाला यूसुफजई, ठीक है। देखो मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की रहने वाली थी। इन्होंने नारी शिक्षा के प्रति बहुत काम किया। इस कारण से 2014 में, ठीक है, 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। यह एमडीसी पेपर वालों में मतलब प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 40 नंबर का हमारा प्रश्न है, क्या है? 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो नारी शिक्षा से, ठीक है, यानी कि लड़कियों की शिक्षा से जुड़ी है। तो यह हमारा आखिरी प्रश्न था और इसमें मैंने 40 प्रश्न बताए जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। इन सभी को पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में एकदम पक्का इसी से एकदम पक्का भिड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। पहला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न है, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न है, मथुरा कला का संबंध किससे है? मथुरा कला का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण वंशीय शासक कनिष्क से। देखो अच्छी तरह से आपको देखना है, यहाँ पर आपको कुषाण वंशीय शासक जो कनिष्क था, इनके समय में दो कलाओं का विकास हुआ था। पहला मथुरा कला और दूसरा गंधार कला। तो मथुरा कला या फिर गंधार कला किससे संबंधित था? इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको लिखना है कुषाण वंशीय शासक कनिष्क से। और यदि पूछा जाता है कि मथुरा कला किस धर्म से संबंधित था, तो आपको लिखना है हिंदू, बौद्ध और जैन से। वहीं जो गंधार कला था केवल बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो मथुरा कला या गंधार कला किससे संबंधित था? तो कुषाण वंशीय शासक कनिष्क से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी यह कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? तो इस प्रश्न को आपको अच्छी तरह से देखना है, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। पांचवी बौद्ध संगीति वर्मा के राजा मिंडन के शासनकाल में हुई थी। इसका आयोजन 1871 में वर्मा में किया गया था। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया गया है हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक और इसमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। वैसे तो ऑप्शन वाला आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। और यदि पूछा जाता है कि पांचवी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी, तो इसका आंसर आपको लिखना है वर्मा के राजा मिंडन के शासनकाल में 1871 में वर्मा में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं छठा प्रश्न है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोघोष। अशोघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। जो बुद्ध चरित्र है यह बौद्धों का रामायण कहा जाता है। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अशोघोष ने। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सातवां प्रश्न है, शून्यवाद दर्शन की रचना किसने की थी? शून्यवाद दर्शन की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। जो नागार्जुन है इन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्यवाद दर्शन की रचना किसने की थी? तो नागार्जुन ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आठवां प्रश्न है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमुक। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नौवां प्रश्न है, अमरावती कला किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश से। अमरावती कला किस वंश से संबंधित है? सातवाहन वंश से। नेक्स्ट देखते हैं
10वां प्रश्न है, शीशे का सिक्का जारी करने वाला वंश कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में सीसा, चांदी, प्लेटिन और कांसी के सिक्के जारी करवाए गए थे, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में सीसा का जो सिक्का था इस वंश में सर्वाधिक मात्रा में जारी हुआ था। तो शीशे का सिक्का जारी करने वाला वंश कौन था? सातवाहन वंश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम भूमि दान की प्रथा की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन काल में। भारत में सर्वप्रथम भूमि दान की प्रथा की शुरुआत किस काल में हुई थी? सातवाहन काल में। भूमि दान का प्रथम प्रमाण नानाघाट अभिलेख से मिलता है, जो सातवाहन काल से संबंधित था। यानी सातवाहनों के द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम भूमि दान की प्रथा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 12 नंबर का प्रश्न है, सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसकी जानकारी हमें नासिक अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 13 नंबर का प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन काल में। मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी, ठीक है। और इसकी रचना कब हुई थी, किस काल में हुई थी? तो सातवाहन काल में हुई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? सातवाहन काल में। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 15 नंबर का प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक किस जाति के थे? गुप्त वंश के संस्थापक किस जाति के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्य। गुप्त वंश के संस्थापक किस जाति के थे? तो वैश्य जाति के थे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, गुप्त संवत के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के समय में गुप्त संवत की स्थापना की थी। जो चंद्रगुप्त प्रथम था यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। यानी इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 17 नंबर का प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। विसेंट स्मिथ ने या B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दिया था, भारत के नेपोलियन कहा था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बिना बजाते दर्शाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी और कविराज था, इन्हें सिक्कों पर बिना बजाते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा? किस गुप्त शासक को सिक्कों पर बिना बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 19 नंबर का प्रश्न है, गुप्त काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध गणितज्ञ के साथ साथ खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक भी थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको यहाँ पर टॉपिक दिख रहा है इन सभी टॉपिकों से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में एकदम पक्का भिड़ जाएगा। देखो जो अगला प्रश्न है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, बराहमिर, विशाखादत्त और कालिदास ये सभी विद्वान इनके दरबार से संबंधित हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभाट्यम नामक ग्रंथ की रचना की थी, बराहमिर ने विरहद संहिता की रचना की थी, विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना की है, और जो कालिदास हैं इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और मेघदूत की रचना की है। तो जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है इन सभी को एक बार अच्छी तरह से देख लो, एक बार अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो, पक्का एक प्रश्न आपका यहाँ से एकदम भिड़ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, कालिदास हुए थे? तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इस तरह से पूछा गया था। तो कालिदास किस काल में हुए थे? तो गुप्त काल में हुए थे, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन दिख रहा होगा, दोनों क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजन करने वाला है और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट VVI है। पहला हमारा है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा विष्णुगुप्त। वहीं पूछा जाता है कि गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त। अच्छी तरह से आपको समझना है, गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। यानी विष्णुगुप्त के बाद गुप्त वंश का पूरी तरह से पतन हो जाता है। लेकिन यदि पूछा जाता है कि गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त। अच्छी तरह से आपको समझना है, स्कंदगुप्त गुप्त वंश का सबसे अंतिम महान शासक था। यानी कि जो स्कंदगुप्त था इन्होंने अपने साम्राज्य को काफ़ी हद तक अच्छी तरह से बचाए रखा था, लेकिन जैसे ही स्कंदगुप्त की मृत्यु हो जाती है धीरे धीरे इस साम्राज्य का पतन हो जाता है, और इसके बाद भी कुछ शासकों के द्वारा, कुछ गुप्त शासकों के द्वारा शासन चलाया जाता है। ठीक है, तो सबसे अंतिम शासक विष्णुगुप्त था और सबसे अंतिम प्रतापी शासक
गुप्त वंश का स्कंदगुप्त था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रशासनिक प्रणाली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, यानी राजा के बाद राजा, राजा के पुत्र के बाद उसका पुत्र, इस प्रकार से वहाँ पर शासन चलता था। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक प्रणाली कैसी थी? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 25 नंबर का प्रश्न है, सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख से। 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिला है, यानी पहली बार कोई स्त्री आग में कूदा है, इसका पहला प्रमाण एरन अभिलेख से 510 ईस्वी में मिला है। और यदि पूछा जाएगा कि एरन अभिलेख किसके शासनकाल से संबंधित है, तो भानुगुप्त से संबंधित है, या जो एरन अभिलेख है या किस राजा से संबंधित है, तो भानुगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 550 ईस्वी में। 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन पूरी तरह से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 26 नंबर का प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। फाहियान एक चीनी यात्री था। देखो यहाँ पर एक और प्रश्न दिया हुआ है, वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। दोनों पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। वहीं वेन सांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो इन दोनों पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है, एक प्रश्न पक्का इससे बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की है। ठीक है, जो हर्षचरित्र है, हर्षचरित्र से हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलता है। तो यहाँ पर यदि पूछा जाता है कि हर्षचरित्र के लेखक कौन है या फिर कादम्बरी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। हर्षचरित्र में किस राजा के बारे में हमें जानकारी मिलता है? तो राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। देखो यहाँ पर दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। या फिर दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। तो इसको अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। 30 नंबर का प्रश्न है, हर्षवर्धन ने कितने वर्षों तक कुशलतापूर्वक शासन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 वर्षों तक। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने कुशलतापूर्वक शासन किया था, यानी कि लगभग 41 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 31 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, हर्षवर्धन द्वारा 3 नाटक लिखे गए हैं, इसमें से एक कौन नहीं है? तो देखो, हर्षवर्धन ने 3 नाटक की रचना की थी। पहला नागानंद, रत्नावली और तीसरा प्रियदर्शिका। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कादम्बरी, यानी कि जो ये तीनों नाटक है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये सभी नाटक हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन जो कादम्बरी है, इसकी रचना बाणभट्ट के द्वारा किया गया था, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो हर्षवर्धन के द्वारा 3 नाटक कौन से लिखे गए हैं? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्हन। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा कल्हन। जो राजतरंगिणी है, इसमें हमें 12वीं शताब्दी के कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हन थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 33 नंबर का प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा रविकृति। ऐहोल अभिलेख के रचनाकार कौन थे? रविकृति। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस वंश से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश से। जो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय था, इन्होंने ऐहोल अभिलेख का निर्माण करवाया था। ऐहोल अभिलेख से हमें पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो अच्छी तरह से इनको देख लेना है। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि जो पुलकेशिन द्वितीय था, इन्होंने राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न है, किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। अभी मैंने आपको बताया, ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। जो पुलकेशिन द्वितीय था, यह चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो यह भी पूछा जा सकता है, चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय ने किस राजा को हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था। या फिर हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न है, पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम।
अगला प्रश्न है मालल शैली का विकास किस वंश के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव वंश के द्वारा। मालल शैली का विकास किस वंश के द्वारा किया गया था? पल्लव वंश के द्वारा। जो नरसिंहवर्मन प्रथम थे ये पल्लव वंश से संबंधित हैं, इन्होंने मालव शैली का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन किसकी देन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल वंश। तो चोल वंश से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इनको जानकारी के रूप में आप इसको याद कर सकते हो। स्थानीय स्वशासन किसकी देन है? तो चोल वंश का। तो इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेना है, एक बार अच्छी तरह से वीडियो को देख लेना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा और गारंटी है कि इन्हीं के अंदर से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा नगरीय और त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यह त्रिभुजाकार में फैला हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा नगरीय और त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है वेद कितने हैं? तो वेद मुख्यतः 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में सबसे पुराना या प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न हमारा है पार्श्वनाथ किस राज्य के राजकुमार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। जो पार्श्वनाथ थे यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित नंद शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित नंद शासक कौन था? धनानंद। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है हर्षचरित्र का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। हर्षचरित्र का लेखक कौन था? बाणभट्ट। नेक्स्ट देखते हैं। छठा प्रश्न है बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। जो बौद्ध साहित्य है इसमें पिटकों की संख्या 3 है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक। ये सभी पाली भाषा में लिखा गया है जिसमें बुद्ध के उपदेश दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सातवां प्रश्न है अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना किया था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। ठीक है, तो अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो महावीर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 8 नंबर का प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव, यही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट देखते हैं। 9वां प्रश्न है पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता कहाँ अवस्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है वेदों पर एक टिप्पणी लिखें। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है आपका, वेदों पर टिप्पणी लिखें। तो इसका आंसर क्या होगा? हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बस आपको इतना ही लिखना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अर्थशास्त्र पर एक टिप्पणी लिखें। यदि इस तरह से आपका 1 नंबर वाला प्रश्न में आता है तो आपको लिखना है प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो एक लाइन में आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है रामायण की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि। अगला देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है योग दर्शन के जनक कौन है? योग दर्शन के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि। अगला देखते हैं हम लोग। 17 नंबर का प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य बंदरगाह के नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। अगला देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और यदि पूछे जाए कि ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र या सूक्त हैं? तो 1028। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किया था। 20वां प्रश्न है बिंबिसार के शासनकाल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। राजगृह को गिरिवीर्ज के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 21 नंबर का प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? तो तांबा ने। नेक्स्ट देखते हैं। 24वां प्रश्न है गौतम बुद्ध
का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और यदि पूछा जाए कि मृत्यु कब हुआ था, तो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 25 नंबर का प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। और यदि पूछा जाए कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है 26 नंबर का प्रश्न, मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को मुर्दों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, भारतीय इतिहास के विषय में जानने के अनेक स्रोत हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत इतिहास के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट हमारा है, वैदिक सभ्यता थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण। वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। और यदि पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता कैसा था, तो इसका आंसर हो जाएगा नगरीय सभ्यता। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 29 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन वेद का नाम है। प्राचीन वेद का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला देखते हैं, हेनयान का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। हेनयान का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। 31 नंबर का प्रश्न है, महावीर का वास्तविक नाम था, जिसका आंसर हो जाएगा वर्धमान। याद करने का ट्रिक बता देते हैं, यहाँ पर वीर लगा है तो वीर से होता है वर्धमान। ठीक है, ट्रिक आपको याद रखना है, वीर से वर्धमान होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 32 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, यही अर्थशास्त्र के लेखक थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 33 नंबर का प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को परास्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, अजात शत्रु का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा मगध से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 36 नंबर का प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह, बिहार में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? तो राजगृह, बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 37 नंबर का प्रश्न है, महान स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कल्हण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 322 से 185 ईसा पूर्व। मौर्यों ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? मौर्यों का शासनकाल क्या था? तो था 322 से 185 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मौर्य काल में भारत कौन आया था? तो मेगास्थनीज। या इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, कौन सा यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को एक बार जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए। इन्हीं सभी प्रश्नों में आपके एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेगा, तो उसको जाकर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका नीट स्टडी में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग SKMU सेमेस्टर 1 VAC 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का ओरिजिनल पेपर देखने वाले हैं। तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, BA BSc BCom, सभी को क्या करिए, इन सभी क्वेश्चनों को जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इसमें से कौन झारखंड की कार्यालय भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। हिंदी झारखंड की कार्यालय भाषा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न हमारा है, इसमें से कौन सी भाषा है जो हरियाणा के निवासियों के द्वारा मुख्य रूप से बोली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणवी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव इसमें से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। यानी हॉर्नबिल उत्सव मुख्य रूप से नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस राज्य ने संस्कृत को द्वितीय कार्यालय भाषा का दर्जा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड का मतलब राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस कला से मृगलानी साराभाई संबंधित थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। यानी मृगलानी साराभाई मुख्य रूप से भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम तंजौर के मंदिर में प्रस्तुत किया जाता है और यह तमिलनाडु में स्थित है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न हमारा है,
कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंध है? तो कुचिपुड़ी नाटक मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसने मियाँ की मल्हार नामक राग का सृजन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तानसेन ने। तानसेन ने मियाँ की मल्हार नामक राग का सृजन किया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न हमारा है, 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन भारत के निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो जो खजुराहो स्थित है, ठीक है, वह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में ही होगा, यानी 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था, तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न हमारा है, अग्नि की उड़ान आत्मकथा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, यानी अग्नि की उड़ान कथा एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा से है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न हमारा है, जातक की कहानियाँ किसकी पूर्व जन्म से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध से, यानी जातक की कहानियों में बुध के पूर्व जन्म से रिलेटेड कहानी को बताया गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, किसने पंचतंत्र पुस्तक को लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र पुस्तक को लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध पुस्तक वी दी पीपुल किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नानी पालकीवाला ने। वी दी पीपुल नामक पुस्तक नानी पालकीवाला ने लिखा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न हमारा है, किस राज्य में संथालों की सर्वाधिक आबादी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। झारखंड में संथालों की आबादी सर्वाधिक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न हमारा है, बिठलाहा परंपरा झारखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल। बिठलाहा परंपरा झारखंड की संथाल जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, बेतला नेशनल पार्क संरक्षित है, तो बेतला नेशनल पार्क टाइगर के लिए संरक्षित है, जबकि इसका यहाँ अनुवाद जो दिया है ना वह गलत दिया गया है, चीता दे दिया गया है। टाइगर का मतलब बाघ होता है, कहने का मतलब है बेतला नेशनल पार्क बाघ के लिए संरक्षित है, तो इसको नोट कर लीजिए। आपको ऑप्शन में कुछ भी दे दिए, आपको टाइगर टिक लगाना है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा टाइगर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न हमारा है, भारतीय खनन संस्थान कहाँ स्थापित है? तो भारतीय खनन संस्थान मुख्य रूप से धनबाद में स्थापित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनबाद। 17 नंबर का प्रश्न हमारा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1913 में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न हमारा है, सरस्वती सम्मान पाने वाला पहला साहित्यकार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन, यानी सरस्वती सम्मान पाने वाला पहला साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 19 नंबर का प्रश्न हमारा है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद, यानी तेलंगाना हैदराबाद में सलार जंग संग्रहालय स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 20 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस क्षेत्र से सत्यजीत राय जुड़े थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्म निर्देशन से, यानी डायरेक्शन ऑफ फिल्म। 21 नंबर का प्रश्न हमारा है, किरण बेदी को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट सर्विस, यानी सरकारी कार्य के लिए किरण बेदी को रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न हमारा है, पंडित रविशंकर शर्मा प्रसिद्ध हैं, तो पंडित रविशंकर प्रसाद मुख्य रूप से संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी संगीत से रिलेटेड यह है सरोद के लिए, ठीक है, यानी जो सरोद है वह संगीत से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोद के लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न हमारा है, पुरी की रथ यात्रा किस भगवान के सम्मान में आयोजित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड जगन्नाथ, यानी भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। पुरी उड़ीसा में अवस्थित है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, और पुरी की स्थापना आदि शंकराचार्य ने किया था, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न हमारा है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में, यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 25 नंबर का प्रश्न हमारा है, केरल के राजा रवि वर्मा निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं?
तो केरल के राजा रवि वर्मा मुख्य रूप से पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, यानी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेंटिंग यानी चित्रकारी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न हमारा है, भारत रत्न पाने वाला प्रथम विदेशी कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान पहला विदेशी व्यक्ति था जिन्होंने भारत रत्न पाया था। खान अब्दुल खान गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और यह पाकिस्तान का रहने वाला है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न हमारा है, किस वर्ष दादा साहेब फाल्के ने फीचर फिल्म का निर्माण किया था? तो दादा साहब फाल्के का पहली फिल्म जो है ना वह राजा हरिश्चंद्र है और राजा हरिश्चंद्र 1913 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913, यानी किस वर्ष दादा साहेब फाल्के ने फीचर फिल्म का निर्माण किया था? तो 1913 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 28 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 28 नंबर का प्रश्न हमारा है, मलूटी मंदिर समूह स्थित है। मलूटी मंदिर समूह स्थित है, यानी जो मलूटी मंदिर स्थित है वह झारखंड में स्थित है। झारखंड के दुमका जिले के सिकरीपाड़ा नामक मलूटी नामक गांव में स्थित है, यानी जो मलूटी नामक गांव है वह मुख्य रूप से मंदिरों के लिए ही प्रसिद्ध है। तो मलूटी मंदिर मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है। 29 नंबर का प्रश्न हमारा है, अर्थशास्त्र को किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र को विष्णुगुप्त ने लिखा, यानी अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा है और चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र को किसने लिखा? तो विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, कोई भी रहे ऑप्शन आपको टिक लगा देना है। ठीक। 30 नंबर का प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 31 नंबर का प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकृत किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957 को। 32 नंबर का प्रश्न हमारा है, गौतम बुद्ध की जन्म का कौन सा प्रतीक है? तो कमल गौतम बुद्ध की जन्म का प्रतीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 33 नंबर का प्रश्न हमारा है, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 34 नंबर का प्रश्न हमारा है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सॉरी, फिर से अच्छा से नोट करते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 35 नंबर का प्रश्न हमारा है, महारानी विक्टोरिया को किस स्थान पर भारत की समाग्रगी की उपाधि दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 36 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की नींव रखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। गुरु रामदास ने सिख धर्म का अमृतसर है, ठीक है, यानी अमृतसर जो है ना उसकी नींव सिख गुरु रामदास ने रखा था। तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, किस राजपूत राज ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिसोदिया। ठीक है, यानी सिसोदिया वंश जो था ना वह अकबर के सामने कभी भी अपना मतलब समर्पण नहीं किया, यानी उसके सामने कभी भी नहीं झुका। उसका उदाहरण महाराणा प्रताप है जिन्होंने अकबर का छक्का छुड़ा दिया था। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिसोदिया। किस राजपूत राज्य ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो सिसोदिया वंश ने। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 38 नंबर का प्रश्न हमारा है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1576। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 39 नंबर का प्रश्न हमारा है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निष्कासित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगून। यानी 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून यानी वर्मा या म्यांमार भेज दिया गया था। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आखिरी और हमारा 40वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल और चपाती, यानी कमल और रोटी 1857 के विद्रोह का प्रतीक था। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।